प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस पाठ में। आज हम 10वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र के 8वें पाठ, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र की चुनौतियां, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्व के लोकतंत्र में, भिन्न भिन्न देशों के लोकतंत्र में भिन्न भिन्न चुनौतियां, उनके बारे में बात करेंगे। और भारतवर्ष भी निरंतर, जो भारतवर्ष का लोकतंत्र है वो भी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसकी बात करेंगे। हम उन चुनौतियों को कैसे सुधार सकते हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, उन चुनौतियों से पार पाकर हम किस प्रकार एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना अपने देश भारत में और पूरे विश्व में एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम इसमें विचार करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में हमने लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, आउटकम्स क्या हैं, उसके बारे में आपने आज का पिछले कल का जो वीडियो है उसको सुना होगा। किस प्रकार से लोकतंत्र की हम मजबूती कर सकते हैं। तो आज के इस पाठ में हम सबसे पहले जो विश्व के विभिन्न देश हैं उनका लोकतंत्र किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, और उसके बाद भारतवर्ष का लोकतंत्र जो है वो किन किन चुनौतियों को झेल रहा है, किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, और सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कौन सा है, इसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इस पाठ के आरंभ से अंत तक आप ध्यानपूर्वक सुने। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी कॉपी और पेंसिल या पेन जो भी आप साथ रखें, और जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु आपको लगता है कि मुझे नोट करना है, उसको आप नोट भी करते रहें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले विश्व के जो देश हैं जहाँ पर लोकतंत्र है, उन देशों में कौन कौन सी लोकतंत्र में चुनौतियाँ हैं, लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमारे ज़्यादा नहीं, जो आसपास के देश हैं उनकी चर्चा करूंगा। बाकी आप विस्तार पूर्वक स्वयं आप पुस्तक में से पढ़ें। सबसे पहले हमारे पड़ोस में एशिया में ही चीन है। चीन में आपने देखा, उनको विस्तारवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। वो पूरे एशिया में जितने देश हैं उनके साथ उनका सीमा का विवाद चला रहता है, और वहाँ पर वो अपनी सीमा को और बढ़ाने के लिए दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी सीमाओं के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। कभी पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत के आपने देखा, लेह लद्दाख की आपने घटनाएं देखी कि किस प्रकार से भारतीय सेना उनसे जूझ रही है, क्योंकि वो अपना विस्तार करना चाहते हैं। वो विस्तारवादी नीति है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पीछे अपने भाषण में कहा भी था कि विस्तारवाद की नहीं, अब तो विकासवाद की दौड़ होनी चाहिए। लेकिन आज भी चीन अपने विस्तारवादी एजेंडे को लेकर उसके सामने चुनौती है। और दूसरा, वहाँ पर एक दलीय सरकार है। एक दलीय सरकार में किसी प्रकार का ये हम कहें कि बहुमत की वो सरकार होती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। एक दलीय सरकार है, उसी की सरकार चलती रहेगी। तो वहाँ नागरिकों को ज़्यादा अधिकार या ज़्यादा उनका कोई महत्व नहीं होता। और दूसरा, हमारा पड़ोसी जिसको हम आतंकीस्तान कहते हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है, वो धर्मांधता फैलाता है, उग्रवाद को बढ़ावा देता है, और अस्थिर सरकारें उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। वहाँ स्थिर सरकारों की नहीं बनती। वहाँ सेना का वर्चस्व है, सेना जिसको चाहे सरकार बना देती है, जिसकी सरकार बना देती है। जैसे आजकल इमरान खान की सरकार है, वो सेना के आशीर्वाद से ही चल रही है, इसलिए वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने देखा पिछले सालों में इराक में उग्रवाद जो है उसने प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई। तो इराक जैसे देश में हो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना सबसे बड़ी चुनौती है। दक्षिण अफ्रीका का आपने बच्चों अपने अंग्रेजी के पाठ में नेल्सन मंडेला जो कि अश्वेत थे, कितना संघर्ष किया, और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक सरकार और एक सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार की स्थापना सबसे बड़ी चुनौती थी। नेल्सन मंडेला के प्रयासों से वहाँ पर सफलता मिली, अश्वेतों को भी अधिकार मिले। उसके बाद सऊदी अरब है, जो तेल का बहुत बड़ा भंडार है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर महिलाओं को उतना अधिकार प्राप्त नहीं है। महिलाओं को अधिकार देने की चुनौती है। उसके बाद में
अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करता हूँ, जहाँ तमिलों के और दूसरी जातियों में संघर्ष होता रहा, कई दशकों तक वहाँ पर खून खराबा होता रहा, उनके सामने वो समस्या थी। और अमेरिका में आपने देखा होगा पीछे का श्वेत की हत्या कर दी गई थी। बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वहाँ पर नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, समानता के अधिकार, कि श्वेत अश्वेत सबको बराबरी का अधिकार, आज भी यूएसए में ये समस्या बनी हुई है। तो विश्व में अलग अलग चुनौतियाँ हैं, अलग अलग देशों के लोकतंत्र की अलग अलग चुनौतियाँ हैं, जिनका वो लोकतंत्र सामना कर रहे हैं और कुछ हद तक उन चुनौतियों से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, दूसरा जो बिंदु है जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कि सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र कहते किसको है? सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र होता कौन सा है? कौन सा ऐसा लोकतंत्र है जो सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र है? सबसे पहले तो लोकतंत्र सबसे अच्छा वही है जहाँ पर जनता का शासन हो, जो जनहित के लिए कार्य करे, जहाँ लोगों का प्रतिनिधित्व हो, लोगों की ही सरकार हो। ये सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के गुण हैं। और दूसरा है सामाजिक समानता, सबको बराबरी का अधिकार, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव न करना, यह सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की विशेषता है। और अगला है उनका अपना एक संविधान हो, लिखित संविधान हो, एक दस्तावेज हो कानून का, जिसको सभी को मानने की बाध्यता हो, जिसको सबको मानना आवश्यक हो। और अगला लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा गुण है, जो सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र की विशेषता है, वहाँ चुनाव हो, और कैसे साफ सुथरे चुनाव हो, जहाँ कोई धांधलियाँ ना हो, जहाँ पर कोई लठैत या कोई भी बंदूक के बल पर ऐसा नहीं कि किसी को खरीद लिया और वोट डलवा दिया। और जनता स्वयं शासक हो, जनता का शासन हो। हम बातें करते हैं कि जनता का शासन क्या होता है, लेकिन आज भी जनता का शासन हमें देखने के लिए, पूर्ण रूप से जनता का शासन देखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, उसको स्थापित करने के प्रयास करने पड़ेंगे। और किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना लैंगिक भेदभाव ना हो, ना धार्मिक भेदभाव हो, ना कोई जातीय भेदभाव हो, सांप्रदायिक भेदभाव ना हो। और जो सरकार हो वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, लोग चुने उसको। तो ये सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के गुण हैं। लोगों की सरकार हो, लोगों के हित के लिए कार्य करती हो, ये सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के गुण हैं। तीसरा बिंदु है बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के सामने आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अनेक चुनौतियां हैं लोकतंत्र के सामने। सबसे पहले तो जातिवाद है। भारतवर्ष में आज भी जातिवाद की जड़ें बहुत मजबूत गहरी हो चुकी हैं, पहले से गहरी है। दूसरा सांप्रदायिकता है, धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर आपस में लोग जो बहुत बड़े धर्म तथाकथित धर्मगुरु बनते हैं, वो लोगों को भड़काते हैं, दूसरे धर्म के विरुद्ध उनको खड़ा करते हैं। निर्धनता है, गरीबी। आज देश की अधिकांश जनता, मैं कहूँगा 60% से ऊपर जनता निर्धन है। देश का 95% जो धन है वो देश के 5 या 10% लोगों के पास है, और जो 5% धन है वो 95% लोगों के पास है। आप अपने आसपास देखते होंगे लोग कितने गरीब हैं। और आपने टीवी में देखा, एक छोटी सी ऐड करके तथाकथित तो लोग एक ऐड के 2-2 करोड़ 5 मिनट का कमा लेते हैं। और यहाँ कोई 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ रुपया पूरे जीवन नहीं देखना, मृत्यु तक नहीं देखना उन्होंने। तो निर्धनता सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर क्षेत्रवाद की समस्या है। कुछ लोग क्षेत्रवाद की हवा देकर अपने परिवारों को, अपने भाई बंधुओं को खूब पालते पोसते हैं, राजनीति करते हैं क्षेत्रवाद की। जैसे आपने देखा बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उनके साथ भेदभाव हो रहा था। यूपी से यदि उत्तराखंड अलग हुआ तो वहाँ पर भी उनको लगा कि हमारे साथ वो भेदभाव हो रहा है, इसलिए अलग अलग राज्यों की मांग की गई। तो सबसे पहले सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता बच्चों पहले भी मैंने आपको बताया कि और धर्मों को निम्न बताना और अपने धर्म को श्रेष्ठ स्थापित करने के लिए, बताने के लिए और धर्मों का अपमान करना, अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देना, यह भी एक सांप्रदायिकता होती है। और इसके लिए लोग आपस में लड़ते हैं। आर्थिक असमानता, कोई बहुत गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय है, और कोई बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार बहुत प्रयास करती है, हर एक सरकार प्रयास करती है कि गरीबों का उत्थान हो, लेकिन आज तक फिर भी वो समानता, जो लोकतंत्र में समानता की हम बात करते हैं, वो हमारे लोकतंत्र में भी अभी तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पाई है। तो ये कुछ मजबूरियां हैं। और फिर आप देखते हैं लोकतंत्र के सामने एक चुनौती एक और भी है,
कि ऊंचे पदों के लोकतांत्रिक जो हमारे जो सरकारें हैं वहाँ पर जो लोग जाते हैं, आम आदमी अभी भी बहुत कम है। आम आदमी कहने को तो है कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी वहाँ पर जाता है, लेकिन ऐसा अभी तक पूर्ण रूप से नहीं है। इसके लिए भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये बच्चों, हमने अभी तक 3 बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे पहले विश्व के लोकतंत्र जितने देश हैं उन पे लोकतंत्र के सामने क्या चुनौतियां हैं, सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र क्या होता है, और उसके बाद जो तीसरा बिंदु मैंने आपके सामने रखा कि भारतीय लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां, जातिवाद, सांप्रदायिकता, निर्धनता, क्षेत्रवाद, जातीय भेदभाव, लिंग भेद, ये सारी बातें अभी तक हमारे लोकतंत्र में भी ये चुनौतियां बनी हुई हैं। हम इनसे पूर्ण रूप से निजात नहीं पा सके। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आगे जिन बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रवाद है। ये क्षेत्रवाद क्या होता है? ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसकी सीमा एक क्षेत्र तक होती है। जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इसी के परिणाम स्वरूप बनती हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां देखते हैं, या आप बिहार में देखते हैं, या और जगह देखते हैं, जो एक विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ही करती हैं। तो उनमें सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि उनकी जो सोच होती है वो केवल मात्र उस क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, और देश हित में बहुत कम सोच पाने का उनके पास अवसर होता है। वो हमेशा क्षेत्रवाद की राजनीति करेंगे, और क्षेत्रवाद देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि क्षेत्र से देश जो है कमज़ोर बनता है। एक क्षेत्र के बात करने से सबके क्षेत्रों का समान विकास होना चाहिए, लेकिन वो अपने क्षेत्र की बात करेंगे केवल। तो क्षेत्रवाद की राजनीति के कारण जो है कई समस्याएं भी आती हैं, और हाँ, उस क्षेत्र का विकास भी होता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं, कई बार हम नेता चुनते हैं और उनको ये पता लग जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो आपने देखा होगा, अनुभव करना, आपने आगे भविष्य में अनुभव करेंगे। आपके माता पिता के साथ अपने विचार आप साझा करें, उनसे पूछें यदि आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ तो उसका पीछे कारण क्या है वो बताएंगे। जो ये विषय वहाँ पर रख सकते हैं कि हमें ये जो हमारे नेतृत्व है वो समझते हैं कि इन्होंने वोट नहीं डाला तो शायद वहाँ कम हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कम होगा। कई जगह वहाँ बराबर का होता है, ज़्यादा भी होता है। तो ये समानता चलती रहती है। तो क्षेत्रवाद भी लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगला बिंदु है भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। इसका संविधान बहुत मजबूत है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। बच्चों कुछ कमियां हो सकती हैं, उनका सुधार हो रहा है। पढ़े लिखे जब आप बच्चे आगे आएंगे तो उसमें सुधार हो रहा है, हमारे नेता सुधार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं सोचना कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर है, बहुत मजबूत है। और लेकिन इसको पूर्ण रूप से मजबूत करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो स्थिर रहने का कारण है कि हमारे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। आपको ध्यान होगा पीछे वोट डाले गए, केंद्र में सरकार बनी, सांसद आपने बनाए, एमएलए आपने बनाए, लेकिन वो बालिग बनाएंगे। जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं वो उनको वोट डालने का अधिकार है। वो चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी लिंग के हो, सभी को वोट डालने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देती है। और अगला है कि हमारे यहाँ कुछ मौलिक अधिकार दिए हुए, स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आपको अनेक अधिकार दिए गए हैं ताकि आप अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकें। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटका सकते हैं यदि आपको अधिकारों से उनसे वंचित किया जाता है तो ये अधिकार आपको दिए गए हैं। तीसरा जो बिंदु है जो लोकतंत्र को स्थिर करता है, हमारे भारतवर्ष के लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान करता है, वो लैंगिक समानता है। यहाँ पुरुष और स्त्री में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। जैसा पुरुष को अधिकार है वैसे स्त्री को भी अधिकार है। वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। तो यह लैंगिक समानता होती है। लिंग भेद जो हमारे देश में नहीं है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। और अगला है बच्चों मत देने का अधिकार, सरकार चुनने का लोगों को अधिकार है। लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो यह भी एक हमारे लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। और अंतिम बिंदु जिसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की मजबूती होती कैसे है, लोकतंत्र कौन कौन से बिंदुओं से मजबूत बनता है।
तो बच्चों, जैसे मैंने पिछले बिंदु के ऊपर चर्चा करी, मौलिक अधिकार होने चाहिए और उनको बिल्कुल ईमानदारी से अमल में लाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकारों को सबको पूर्ण रूप से उनको समर्पित करना चाहिए और सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और अगला है जनता शिक्षित होनी चाहिए। बच्चों, शिक्षा से मानव बनता है। जब हम मनोभाव की बात करते हैं, मनुष्य बनो, तो मनुष्य किससे बनेंगे? शिक्षा से बनेंगे, ज्ञान से बनेंगे, समझ से बनेंगे। तो यदि शिक्षित समाज होगा, नेता शिक्षित होंगे, प्रजा शिक्षित होगी, तो अपने अच्छी बुरी के बारे में वो समझ सकती है और वो कानून जो हमारा संविधान है उसका पालन करने के लिए भी शिक्षित जनता ज़्यादा जागरूक हो सकती है। और तीसरा जो बिंदु है लोकतंत्र की मजबूती के लिए, समानता, सबके साथ समान अधिकार, ना कोई जातिगत भेदभाव, ना धार्मिक भेदभाव, ना सांप्रदायिक भेदभाव, ना लैंगिक भेदभाव, ना क्षेत्रवाद का भेदभाव, किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा प्रेस की आज़ादी या सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। प्रेस की आज़ादी हमारे देश में सबसे अधिक है। आपने देखा होगा, प्रेस हर एक मुद्दे को आपके सामने उठाता है। प्रेस को और ज़्यादा मजबूत होना चाहिए ताकि वो और आप लोगों की पीड़ा को, जनता की आवाज़ को नेताओं के सामने और सरकार के सामने रख सके। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने जो लोकतंत्र में कुछ चुनौतियां हैं हमारे देश की या विश्व के लोकतंत्र में, जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर जो चुनौतियां हैं वो वहाँ पर सुधार का प्रयास किया जा रहा है। और मैं विशेष रूप से आग्रह करूँगा आप सभी से भी, आप अच्छे नागरिक बने ताकि लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हैं भविष्य में आप उनको दूर करने का प्रयास करें। और सरकारों से भी, हर एक सरकार जो है अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जब आप अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, अभी आपका कार्य केवल पढ़ाई करना है और देश सर्वोपरि है। आप जितने मैंने बताए समानता के अधिकार का पालन करें, सभी को समान समझें, सभी धर्मों का समान आदर करें, आप किसी प्रकार का जातीय भेदभाव ना करें, आप किसी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव ना करें, लैंगिक भेदभाव ना करें, क्षेत्रवाद का भेदभाव ना करें। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा और श्रेष्ठ होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।